हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, एज पर माय प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट कंसर्न के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक्स की समरी से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी बुक का टाइटल है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। यानी कि आपको क्लास 7 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी करनी है और इसके फर्स्ट चैप्टर का नेम भी इन्वायरमेंट ही है, जिसमें कि आपको सबसे पहले जो है इन्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजी दी गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से नहीं हुई है, बल्कि फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आपका रहता है कि लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो यहाँ पे लैटिन नहीं फ्रेंच शब्द आएगा। और जो हमारा जनवरी में हुआ है सीटेट, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसके बाद वो शब्द कौन कौन से हैं जो फ्रेंच भाषा के हैं? पहला शब्द है एनवायरोनेर और दूसरा शब्द है एनवायरोनेर। मतलब यहाँ पे दो न की साउंड आती है, दोनों का ही एक अर्थ है, जिसका अर्थ है पड़ोस, यानी कि आपका आसपास। तो यहाँ पे परि प्लस आवरण का भी वही अर्थ आता है जो कि यहाँ पे पड़ोस का आता है। तो किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और उसका नेचर, ये सभी मिलकर जो है इन्वायरमेंट कहलाते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में मानव और नेचर के साथ साथ उन दोनों की जो इंटरेक्शन होती है, मनुष्य जो क्रियाएं करता है, जो चीज़ें इन्वायरमेंट से ग्रहण करता है और जो इन्वायरमेंट के साथ क्रिएट करता है, वो सब कुछ जो है इन्वायरमेंट में ही शामिल होता है। इसके बाद एक नई चीज़ दी हुई है कि मनुष्य अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो क्या करता है, वो पर्यावरण को नष्ट भी करता है और पर्यावरण में परिवर्तन भी करता है। अब मनुष्य ऐसा करता क्यों है? तो मनुष्य ऐसा करता है अपनी बदलती हुई नीड्स के कारण। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, वैसे वैसे मनुष्य जो है इन्वायरमेंट में चेंजेस करता है और उसे नष्ट भी कर देता है। नष्ट करने का मतलब है कि हम लोग जो है प्राकृतिक पर्यावरण को लगातार नष्ट करके उसमें जो है चेंजेस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद एक नया फैक्ट दिया गया है कि इन्वायरमेंट जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाएं, यानी कि इसमें जो प्रकृति में अपने आप होने वाली जो घटनाएं हैं वो, और जो मनुष्य करता है, उन दोनों का जो मिक्सचर है वही इन्वायरमेंट है। तो आपसे ये स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा वाक्य जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है इसमें पर्यावरण में जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रकार की परिस्थितियां शामिल हैं। इसके बाद इस चैप्टर में दिया गया है पर्यावरण के घटक। तो यहाँ पे जो पर्यावरण के घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज प्राकृतिक घटक, जिनको कि आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल ये सभी शामिल हैं। यहाँ स्थल यानी कि आपकी जो पृथ्वी का भाग है, वायु, जल और संजीव वस्तुएं जो कि जीवित प्राणी है, वो सब किसमें नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं। अब मानव निर्मित घटक कौन से हैं? मानव निर्मित घटक वे घटक हैं जिनमें कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण में उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके साथ क्रिया करके खुद से जो है नई चीज़ों को बनाता है, वो सभी मानव निर्मित घटक में आ जाते हैं, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, उद्योग, स्मारक इत्यादि। अब एक और मेजर कंपोनेंट जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें कि स्वयं मानव को शामिल किया गया है। यानी कि थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, वो मनुष्य खुद है। अब मनुष्य खुद क्या है, क्यों है ये? इसका कारण है कि मनुष्य से क्रिया करके फैमिली का निर्माण करता है और फैमिलीज मिलकर जो है वो कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। और जो है हर एक कम्युनिटी का अपना एक रिलीजन होता है, कुछ शैक्षिक संस्थाएं, कुछ आर्थिक संस्थाएं, कुछ राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, एनजीओज वगैरह, ये सब जो समूह मनुष्य के साथ इंटरेक्शन करके निर्मित करता है, इनको जो है हम मानव में
शामिल करते हैं। अब एक एक के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो मानव निर्मित जो पर्यावरण है, इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं और उसकी गतिविधियां और उसके द्वारा बनाई गई संस्थाएं शामिल हैं। अब पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के क्षेत्र मैंने आपको बताए हुए हैं ऑलरेडी। पर्यावरण के जो स्फीयर हैं वो 4 स्फीयर आते हैं: जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और वायुमंडल। और इसके बाद जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल उपरोक्त जो 3 आपके दिए गए हैं, इन तीनों का संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर जीवन होता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, जीवित प्राणी शामिल हैं। अब हम स्थलमंडल को देखते हैं। तो स्थलमंडल जो है वो ग्रीक शब्द लिथोस और स्पेरा से बना हुआ है। लिथोस का मतलब है पत्थर और स्पेरा का मतलब है गोला, यानी कि एक ऐसा गोला जो पत्थर से निर्मित है। तो ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, और इसको कहते हैं स्थल मंडल। और इसमें शामिल होती है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल। और यह चट्टानों और खनिजों से निर्मित होती है और मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है। यह महाद्वीपों और महासागरों की आकृतियों वाला विषम धरातल है। ये सब कुछ आपको चैप्टर 2 पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और जिन लोगों को पता है वो लोग इसको इजीली समझ पा रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। इसके बाद यह हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के लिए घास स्थल प्रदान करता है। कौन? ये करता है हमारा स्थलमंडल। तो स्थलमंडल को आप यहाँ से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का पार्ट है और यहाँ पे ये कुछ भाग तो जो है ये पृथ्वी का है, यानी ये क्या है, ये आपकी धरती है, और कुछ यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये दोनों ही स्थलमंडल है। लेकिन ये क्या है? ये आपका महासागर, सॉरी, ये आपका महाद्वीप वाला हिस्सा होता है और ये महासागर वाला हिस्सा होता है। अब हम जलमंडल देख लेते हैं। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अब जल का क्षेत्र कहाँ है? जल चाहे वो वातावरण में जलवाष्प के रूप में हो, जल चक्र में हो, जल के स्रोतों जैसे महासागर, सागर, नदियाँ, या फिर बर्फ के रूप में हो, हिमानी के रूप में हो, ये सब जो है जलमंडल में शामिल है। कई बार पूछा जाता है कि क्या जलवाष्प जलमंडल में शामिल है? तो बिल्कुल, जलवाष्प जो वातावरण में पाई जाती है वो सारी जलमंडल में शामिल होती है। इसके बाद आता है वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ जो गैसों का आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है, ये सभी को पता है। और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर ये टिका हुआ है, और इसी वजह से हमें भी इस पर इसका जो फोर्स है वो फील नहीं होता, क्योंकि ये चारों तरफ से मनुष्य पे दबाव डालता है, तो हम इसके फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल सूर्य की अधिक ऊष्मा और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, और ये करता है ये ओजोन लेयर के माध्यम से। वायुमंडल में विभिन्न गैसें, धूलकण, जलवाष्प शामिल है। देखिए यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है कि जलवाष्प वायुमंडल में शामिल हुआ है, और ये किसका कंपोनेंट है? ये जलमंडल का ही एक कंपोनेंट है। जलमंडल का कंपोनेंट है, और कहाँ पर? वायुमंडल में भी उपस्थित रहता है, क्योंकि ये तीनों जो मंडल हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन का कारण क्या है? वो वायुमंडल है। तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन वायुमंडल के बारे में सही नहीं है। इसके बाद आता है जैवमंडल। तो जैवमंडल, बायोस्फीयर क्या होता है? मैंने बताया कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर तीनों मंडल इंटरेक्ट करके जीवन को उपलब्ध करवाते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, वही जैवमंडल कहलाता है। और इन तीनों का जो संक्रमण क्षेत्र है उसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह संजीव संसार में पादप और जीव जंतु शामिल किया जाता है, यानी कि जितने भी आपके सजीव जीव हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है, परितंत्र। तो परितंत्र जो है क्या है? तो जो परितंत्र है वो हमारा जो जैवमंडल है, हमारे जैवमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। आपको एक चीज कमेंट सेक्शन में बताना है कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये आपको जरूर से बताना है। इसके बाद वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ
पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कार्यों के, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, उनके साथ जो क्रिया की जाती है जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबंधित है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम परितंत्र कहते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि राजस्थान में एक अलग तरह का परितंत्र है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। उसी तरह से मेघालय में एक अलग तरह का परितंत्र है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक तालाब का अपना परितंत्र हो सकता है और उसी तरह से एक समुद्र का अपना एक अलग परितंत्र हो सकता है। तो सभी पेड़ पौधे यानी कि हर एक क्षेत्र में एक अलग तरह का परितंत्र हो सकता है जहाँ पर जीवन संभव है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और ये प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। तो जो ये एक दूसरे पर इनकी आश्रितता है यही परितंत्र का निर्माण करती है। अब अधिक वर्षा वाले वन जो है ये भी परितंत्र का उदाहरण है। घास स्थल भी परितंत्र का उदाहरण है। रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल, ये सब भी एक परितंत्र का उदाहरण हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के साथ क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंजेस करता है। अब चेंजेस करता क्यों है? चेंजेस करने का कारण है उसकी बदलती हुई परिस्थितियाँ। और हमारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये मनाया जाता है 5 जून को, ये भी याद रखना है। अब वस्तु विनिमय पद्धति, यहाँ पे वनों में वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में बताया हुआ है और ये लेन देन की सबसे पुरानी प्रणाली है। जब धन उपलब्ध नहीं था, जब हमारे पास जो मुद्रा है वो अपनी फॉर्म में उपलब्ध नहीं थी, तब वस्तुओं की अदला बदली से ही व्यापार किया जाता था। जैसे कि हम लोग किसी को 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो चावल ले लें, या किसी को 1 किलो गेहूं देकर हम लोग कोई अन्य यूज की वस्तु ले लें, तो इस तरह के व्यापार को जो है हम लोग वस्तु विनिमय व्यापार कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे आवश्यकता से अधिक उत्पादन मनुष्य करता गया, और जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ तो उसको जो है वस्तु विनिमय के लिए एक किसकी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, और इसी वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार का आरंभ और वाणिज्य का विकास हुआ। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो आप बताइए कि इनमें से किसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है? मरुस्थल। मरुस्थल जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम होता है। तालाब जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। और वन भी वो क्षेत्र वन कहलाता है जहाँ पर वनस्पति जो है वो अपने प्राकृतिक रूप में जो है उगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है। अब यहाँ पे आपको सही जोड़ों का मिलान करना है कि किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती जाऊंगी। अब जैवमंडल क्या होता है? जीवों और उसके परिवेश के बीच का संबंध, ये क्या कहलाता है? ये जैवमंडल कहलाता है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को हम वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद जलमंडल, तो जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र होता है हमारा। अब उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वो क्षेत्र है जो हमारे आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या आ गया है? चौथा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और है कि आप लोग जैवमंडल में 2 ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र भी होता है जहाँ जल, वायु और स्थल पारस्परिक क्रिया करते हैं और जीवों और उसके परिवेश के बीच का संबंध। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और होना चाहिए, परितंत्र। ये जो है परितंत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूरा होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण में मैंने आपको बताया था फैमिली, रिलीजन, समुदाय, राजनीतिक, आर्थिक संस्था, ये सभी शामिल है। जबकि स्थल क्या है? स्थल आपका एक प्राकृतिक पर्यावरण है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादपों की वृद्धि होगी, ये पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है, जबकि फसल में वृद्धि भी जो है पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है
निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीटेट में इस तरह के पूछे जाने लगे हैं कि कौन सा जो है इस तरह की स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। तो स्थल आकृतियां जो महासागर की सतह पर पाई जाती हैं वो स्थलमंडल में शामिल है। बिल्कुल, महाद्वीप और महासागर की सतह पर जितनी भी आकृतियां पाई जाती हैं वो सभी स्थलमंडल में शामिल है। इस मंडल में खनिज संपदा पाई जाती है। बिल्कुल, खनिज संपदा भी पाई जाती है और पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। ये कथन भी सही है, तो ऑब्वियसली डी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है। तो पृथ्वी का 97% जल जो है जहाँ पर पाया जाता है वो पाया जाता है, उसको कहते हैं हम जलमंडल। और ये जलमंडल जो है ये पृथ्वी, वायुमंडल, स्थलमंडल इन दोनों में फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन से प्रभावित होते हैं। तो कौन से में पाए जाते हैं जीव? मैंने बताया था कि जहां पर इन तीनों का संक्रमण क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम जीवमंडल, और वहीं पर जो है प्राणी भूतापन, ग्लोबल वार्मिंग से परेशान होते हैं। तो ये क्या है? ये जीवमंडल है, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने के पहले कारण में दिया हुआ है कि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। अगर ऐसा करने से मनाही हो जाएगी तो पर्यावरण संतुलन सुधरेगा, ना कि बिगड़ेगा। निर्वनीकरण और भू अपरदन चलता रहे। बिल्कुल, अगर हम लगातार वनों को काटते जाएंगे और उससे जो हमारी भूमि है वो अपरदित होती जाएगी तो ऐसे में हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट है। उसके बावजूद भी हम दो ऑप्शंस बचे हुए पढ़ लेते हैं कि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। अगर हम ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो पर्यावरण ऑटोमेटिकली जो है वो संतुलित हो जाएगा। मानवीय गतिविधियां जो प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती हैं, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी देंगी तो उससे हमारा जो संतुलन है वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर की बुक से, जो कि आपकी यूथ कंपटीशन या किसी भी पब्लिकेशन की हो, उससे क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास कीजिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसके अलावा जो एनसीईआरटी की ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप एक बार ओरिजिनल जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है उससे गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के फैक्ट्स जो है एनसीईआरटी में गिवन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।